हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं द मिडनाइट क्लब सीरीज़ के 4, 5, 6 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करूंगी। गाइस, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो द मिडनाइट क्लब सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा। एपिसोड 4 का नाम होता है गिव मी अ किस। एपिसोड की शुरुआत में हम इलोंका को देखते हैं जिसे सीक्रेट बेसमेंट में उसी बूढ़ी औरत का घोष दिखता है। इलोंका से डर के मारे माचिस बुझ जाती है। इलोंका जब दोबारा माचिस जलाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी केविन भी वापस नीचे आ जाता है। उसके बाद इलोंका और केविन बाकी सबको भी वहाँ पर लेकर आते हैं। वो लोग दीवार पर, ज़मीन पर, छत पर पेंटिंग बनी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि वहाँ पर एक बेड है, जिसका मतलब ये था कि कोई वहाँ पर रहता था। इलोंका को वहाँ पर एक बुक मिलती है जिस पर मिडनाइट क्लब लिखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि मिडनाइट क्लब की शुरुआत 1969 में हुई थी और मिडनाइट क्लब की शुरुआत जूलिया जेन ने की थी। उस बुक में क्लब मेंबर्स के नाम और उनकी डिटेल्स लिखी थी। उसी दौरान सेंड्रा चारों तरफ देखने लगती है। तभी सेंड्रा को वहाँ पर विचक्राफ्ट के सामान दिखता है और बाकी सब भी विचक्राफ्ट की चीज़ें देखने लगते हैं। ये सब देखकर सेंड्रा डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है और उसके साथ स्पेंस, आमेस और नासुकी भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आनिया, इलोंका और केविन वहीं रुक जाते हैं। इलोंका आगे पढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि स्टार्टिंग में मिडनाइट क्लब के 8 मेंबर्स थे, जैसे कि वो लोग। इलोंका आगे के पेज चेक करती है तो वो देखती है कि आगे पेज पर खून के निशान थे और बुक के बीचों बीच अवरग्लास का सिंबल बना हुआ था। अगली सुबह ग्रुप थेरेपी होती है और कल रात देर तक जागने की वजह से वो सब थके हारे नजर आते हैं। तभी सेंड्रा फेथ और गोट के ऊपर बातें करने लगती है। एक्चुअली सेंड्रा गोट को बहुत मानती थी। सेंड्रा उन सब से कहती है कि वो उन सबको चर्च ले जाना चाहती है। ये सब सुनते ही स्पेंस को गुस्सा आ जाता है। स्पेंस कहता है कि गोट की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि गोट और फेथ की वजह से ही उसकी मॉम उससे बात नहीं करती है क्योंकि वो गे है। ये कहकर स्पेंस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इलोंका फिर से जंगल में जाती है और पेड़ पर बने अवरग्लास के सिंबल को देखती है। तभी उसे उस पेड़ पर कार्विंग्स बनी दिखती है जिस पर जी भी लिखा होता है। इलोंका उसे अपनी बुक में ड्रॉ कर लेती है। तभी शास्ता वहाँ पर आती है। शास्ता इलोंका को अपनी कंपनी की बनाई कुछ नेचुरल मेडिसिन प्रोडक्ट देती है और साथ ही वो इलोंका को अपना नंबर भी देती है। शास्ता इलोंका से कहती है कि वो डेसिमल सिस्टम यूज़ करके ब्रैडक्लिफ की लाइब्रेरी में मेडिसिन की बुक्स पढ़ सकती है। शास्ता इलोंका को ये भी बताती है कि वो गलती से उसकी प्रॉपर्टी पर आ गई है और उसने मॉनिटर के ज़रिए उसे यहाँ पर आते हुए देखा था। उसके बाद इलोंका केविन का मेकअप करती है क्योंकि वो आज कैथरीन के साथ उसके प्रोम में जाने वाला था। उसके बाद केविन कैथरीन के साथ प्रोम के लिए चला जाता है। उसी बीच इलोंका सेरी से बताती है कि उसे अपने बाल बहुत पसंद थे, लेकिन कैंसर की वजह से उसे अपने बाल खोने पड़े। स्पेंस मार्क को अपना हाथ दिखाता है और उससे कहता है कि उस पर मेडिसिन काम नहीं कर रही है। मार्क उससे कहता है कि और भी बेहतर मेडिसिन बनाई जा रही है जिससे वो 1-2 साल और जी सकता है। स्पेंस वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे इंटरकॉम के ज़रिए रिकवरी रूम से आवाज़ आती है। रिकवरी रूम से कोई स्पेंस को उसके नाम से पुकारता है। स्पेंस डर जाता है और मार्क के पास जाता है और उससे कहता है कि रिकवरी रूम में कोई है और डोर भी लॉक्ड है। मार्क चेक करने के लिए जाता है तो स्पेंस देखता है कि रिकवरी रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं है। ये देखकर स्पेंस हैरान हो जाता है। उसके बाद रात में सब मिडनाइट क्लब के लिए आते हैं। केविन भी प्रोम से आ चुका था। आज मिडनाइट क्लब में सेंड्रा कहानी सुनाती है जिसका नाम होता है गिव मी अ किस। कहानी में हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो एलिस नाम की लड़की से पूछताछ करती है जिसके 2 दोस्त मर चुके हैं और एक मिसिंग है। एलिस बताती है कि सेरिन उसकी बचपन की फ्रेंड है, कर्क उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, पेटी जो एक घमंडी लड़की है और जेक जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। जेक और कर्क रिलेशन में थे। उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब जेक ने अपनी डायरी में लिखा था। एक दिन किसी ने उसकी डायरी की प्रिंट निकालकर पूरे स्कूल में लगा दी है। ये सब देखकर कर्क को गुस्सा आता है और वो जेक से अपना रिलेशन तोड़ देता है। जेक को ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे कर्क और पेटी का हाथ है। जेक बदला लेने के लिए सोचता है और शेरन के साथ मिलकर प्लान बनाता है। उसके बाद एलिस एक बोट पार्टी थ्रो करती है और शेरन और जेक भी वहाँ पर आते हैं। प्लान के मुताबिक जेक कर्क से लड़ने लगता है और इसी बीच गलती से जेक पानी में गिर जाता है और वापस ऊपर नहीं आता है।
लेकिन जेक बिल्कुल ठीक था। शेरिन ने बोट के नीचे एक ड्राइविंग सूट रखा था जिसे पहनकर जेक बच गया था। जेक शेरिन के पेरेंट्स के कॉटेज में जाकर छुप जाता है। तभी जेक टीवी ऑन करता है और वो देखता है कि टीवी पर उसके इंसिडेंट की न्यूज़ चल रही है। उसी वक्त जेक को पता चलता है कि उसे बचाने के लिए कर्क पानी में कूदा था, लेकिन वो मर गया। न्यूज़ पर एलिस बताती है कि वो भी पानी में कूदी थी, लेकिन उसे जेक और कर्क कहीं नहीं मिले और उसके बाद सिर्फ एक ही बॉडी बाहर आई थी जो कर्क की थी और कर्क मर चुका था। कर्क की बॉडी देखकर शेरन शॉक में आ जाती है क्योंकि शेरन कर्क से प्यार करती थी। उसके बाद शेरिन एलिस को जेक के प्लान के बारे में बता देती है। एलिस डिटेक्टिव से बताती है कि उस रात शेरिन अपने पेरेंट्स के कॉटेज में जाती है जेक को मारने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से कर्क की जान गई थी और इसीलिए शेरिन ने जेक को शूट करके मार दिया और साथ ही उसने कॉटेज में आग लगा दी ताकि वो सारे एविडेंस मिटा सके और उसके बाद वो गायब हो गई। एलिस स्टेटमेंट देने के बाद वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब एलिस को होश आता है तो वो अपने आप को स्कूल में पाती है और उसके हाथ बंधे होते हैं। तभी एलिस वहाँ पर जेक को देखती है जो जिंदा होता है। जेक एलिस से बताता है कि वो उस रात कॉटेज में था और तभी शेरिन वहाँ आकर कर्क की डेथ के बारे में बताती है। तभी पीछे से कोई शेरिन पर शूट कर देता है और वो मर जाती है। शेरिन को शूट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एलिस थी और जो कुछ भी उसने स्टेटमेंट दी थी वो सब झूठ थी। एलिस ने जेक को मारने के लिए कॉटेज में आग लगा दी थी, लेकिन जेक किसी तरह से आग से बच गया था। एलिस ज़्यादा टूथपिक यूज़ करती थी, जिस वजह से जेक को पता चला था इन सब के पीछे एलिस का हाथ है, क्योंकि जिस पेड़ के पीछे से उसने गोली चलाई थी वहाँ पर जेक को उसकी टूथपिक मिली थी। जेक एलिस से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी एलिस उसे सब कुछ बताती है। एलिस बताती है कि उसी ने ही जेक की डायरी के पेज पोस्ट किए थे, क्योंकि वो जेक और कर्क को अलग करना चाहती थी और साथ ही वो कर्क से बदला लेना चाहती थी और इसीलिए वो पानी में कूदी थी ताकि कर्क को मार सके। वो कर्क को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि कर्क ने उसे एक ओरल हर्बिस नाम की बीमारी दे दी थी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। तभी एलिस चालाकी से जेक पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी बचते हुए गलती से जेक एलिस पर शूट कर देता है। एलिस ने जो कुछ भी किया था वो उसके लिए जेक से माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पर एंजल्स आ जाते हैं और एलिस की आत्मा को ले जाते हैं और सेंड्रा की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसी दौरान सेंड्रा स्पेंस से माफ़ी मांगती है और स्पेंस उसे माफ़ कर देता है। मिडनाइट क्लब के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। इलोंका और केविन भी बातें करते करते वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी इलोंका की नज़र डूवी डेसिमल सिस्टम पर पड़ती है, जिसे देखकर इलोंका समझ जाती है कि जूलिया जेन की ड्राइंग में जो 292.13 नंबर है वो शायद लाइब्रेरी की किसी किताब का डेसिमल नंबर है। केविन और इलोंका लाइब्रेरी में 292.13 नंबर को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें एक किताब मिलती है जिस पर अवरग्लास का सिंबल बना होता है। उसके बाद हम आनिया को देखते हैं जो अपनी मेडिसिन की ओवरडोज लेती है और नशे की हालत में अपने कमरे में जाने लगती है। तभी आनिया को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। डर के मारे आनिया अपने कमरे में आ जाती है। तभी आनिया एक घोंसले शैडो देखती है और वो शैडो आनिया के पास आने लगती है, जिसे देखकर आनिया डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके बाद इलोंका और केविन किताब लेकर कमरे में आते हैं, जहाँ पर वो आनिया को ज़मीन पर पड़ा देखते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 का नाम होता है सी यू लेटर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इलोंका को देखते हैं जो आनिया को सीपीआर देकर बचा लेती है। तभी फिर से आनिया को वो परछाई दिखाई देती है और वो बुरी तरह से डर जाती है। अगली सुबह डॉक्टर स्टैंडर इलोंका को बताती है कि आनिया ने ओवरडोज ली थी। इसी बीच इलोंका को ये भी पता चलता है कि आनिया ने उससे ये छुपाया है कि उसे डीएनआर है, मतलब डू नॉट एसोसिएटेड ऑर्डर। डीएनआर एक मेडिकल ऑर्डर होता है जो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देखकर लिखते हैं कि अगर पेशेंट की सांस रुक जाए या फिर दिल धड़कना बंद हो जाए तो उसे सीपीआर नहीं देना चाहिए। इलोंका गिल्टी फील करती है कि अगर उसे पहले ये पता होता तो वो आनिया को सीपीआर नहीं देती। उसके बाद इलोंका आनिया से मिलती है और उससे पूछती है कि होश में आने के बाद उसने क्या देखा था जिसे देखकर वो डर गई।
आनिया उसे झूठ बोलती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा था। उसके बाद इलोंका वहाँ से जाने लगती है। तभी शेरी इलोंका को अपने पास बुलाती है और अचानक से उसके सर का मेजरमेंट लेती है। इलोंका उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन शेरी उसे कुछ नहीं बताती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद इलोंका वो किताब जाकर पढ़ती है जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी। उस किताब को एक 16 साल की लड़की ने लिखा था जिसका नाम अथीना था। उस किताब के अंदर पैरागॉन कल्ट के बारे में लिखा था। उस किताब में लिखा था कि पैरागॉन कल्ट की शुरुआत 1931 में रेजिना बेलेट ने की थी। उसके हस्बैंड की मौत निमोनिया से हुई थी और बेटी की मौत पोलियो से। उसके बाद असेसो ने एक ग्रुप की शुरुआत करी थी जिसका नाम था न्यू एज हेल्थ फिलोसफी। वो लोगों को नेचुरल ट्रीटमेंट से हील करते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो ग्रुप चेंज होने लगा क्योंकि असेसो ग्रीक गॉडेस की कहानियों से ऑब्सेस हो गई थी। असेसो वो 5 गॉडेस सिस्टर की पूजा करती है जिसका नाम है पेनेसिया, हाइजिया, ईसो, अगलिया और असेसो। असेसो इन 5 सिस्टर से इतनी ऑब्सेस थी कि उसने अपना नाम भी असेसो रख लिया था। असेसो सोचती है कि अगर वो सही तरीके से पूजा करती है तो वो बीमारियों को ठीक करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए उसने आवर ग्लास का सिंबल चुना जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद असेसो अपनी ग्रुप की 5 लड़कियों को चूज करती है जो 5 गॉडेस सिस्टर को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद वो सब रिचुअल करने लगते हैं और जानवरों की बलि चढ़ाकर ब्लड सेक्रीफाइस करते हैं। अथीना जिसने ये किताब लिखी थी वो सिर्फ कल्ट ग्रुप की मेंबर ही नहीं बल्कि वो असेसो की बेटी थी। वो अपनी मोम को पागलों की तरह हरकतें करते हुए देख रही थी। अथीना को पता था कि वो अपनी मोम को नहीं रोक सकती है, इसलिए एक दिन आधी रात को अथीना चुपचाप सारे बच्चों को वहाँ से भगा देती है और पुलिस को कॉल करती है। अथीना की बात सुनकर वो लोग बेसमेंट में जाते हैं। पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि सिर्फ असेसो को छोड़कर वहाँ की सारी औरतें जहर पीकर मर चुकी है। असेसो बताती है कि वो चाय बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटी लाई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जड़ी बूटी जहरीली है। असेसो झूठ बोल रही थी क्योंकि अथीना को पता था कि उसकी मोम कुछ बड़ा करने वाली थी, ऐसा ब्लड सेक्रीफाइस जिसे देखकर गॉड भी उसकी विश पूरी कर देंगे और उसे बहुत लंबी जिंदगी देंगे। ये सारी कहानी इलोंका केविन को बताती है और कहती है कि असेसो वहाँ से भाग गई थी और अपने असली नाम रजीना के नाम से अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताने लगी थी। अथीना का नाम भी असली नहीं था और वो भी अपनी डायरी छोड़कर यहाँ से चली गई थी। इलोंका बताती है कि पैरागॉन कल्ट के जाने के बाद 1966 में डॉक्टर स्टैंटन ने ब्राइटक्लिफ को खरीद लिया था और जब 1968 में जूलिया जेन ब्राइटक्लिफ आई थी तो उसने अथीना की डायरी और बेसमेंट को ढूंढ लिया था और अथीना की डायरी पढ़ के उसे पैरागॉन कल्ट के ग्रुप और उनके रिचुअल्स के बारे में पता चल गया, जिस वजह से उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे वो ठीक होकर यहाँ से चली गई। और जाने से पहले उसने अथीना की डायरी लाइब्रेरी में छुपा दी और 29213 नंबर छोड़ दिया ताकि किसी और को भी वो मिल सके और शायद किसी रिचुअल की वजह से जूलिया जेन का कैंसर ठीक हो गया। उसके बाद शेरी इलोंका को बहुत महंगा विग गिफ्ट करती है और इसी वजह से शेरी ने इलोंका के सर का मेजरमेंट लिया था। इलोंका बहुत खुश होती है और शेरी को गले लगा लेती है। उसी दिन की रात को सब लोग मिलकर आमेस की डेथ डे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली 1 साल पहले डॉक्टर्स ने आमेस से कहा था कि वो सिर्फ 1 साल जिएगा और आज पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन आमेस अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो सब मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी शेरी आमेस को एक प्ले स्टेशन गिफ्ट करती है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि आमेस नात्सुकी को पसंद करता है। पार्टी खत्म होने के बाद आनिया सो रही होती है। तभी इलोंका आनिया के पास उसी बूढ़ी औरत के घोस्ट को खड़ा देखती है। उस बूढ़ी औरत का घोस्ट वहाँ से जाने लगता है। इलोंका उसका पीछा करने के लिए अपने कमरे के बाहर आती है तो वो देखती है कि वो फिर से पुराने वक्त में आ चुकी है। उस बूढ़ी औरत का पीछा करते करते वो लाइब्रेरी में आ जाती है जहाँ उसे कोई खड़ा दिखता है और उसके पास जाने पर वो देखती है कि वो केविन है और तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर बाकी सब लोग हैं और मिडनाइट क्लब का टाइम हो गया है। इलोंका ने जो कुछ भी देखा था वो सबको बता देती है। तभी केविन उससे कहता है कि पार्टी और नशे की वजह से उसे ऐसा दिख रहा होगा।
तभी स्पेंस भी बताता है कि कुछ रातों पहले रिकवरी रूम में से किसी ने उसका नाम पुकारा था। तभी सेंड्रा कहती है कि शायद वो साइन हो। स्पेंस बोलता है कि अगर वो कोई साइन था तो वो सिर्फ उसका नाम नहीं लेता, बल्कि वो और कुछ भी कहता। उसके बाद मिडनाइट क्लब में आज अमेश कहानी सुनाता है जिसका नाम होता है सी यू लेटर। आमिश लूक नाम के एक लड़के की कहानी सुनाता है जिसे गेम बहुत पसंद है और वो एक गेम डिज़ाइनर है। लूक गेम स्टोर की काउंटर बेकी को पसंद करता है। एक दिन लूक बेकी से मूवी के लिए पूछता है, लेकिन बेकी कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। उसके बाद लूक विंसेंट नाम के एक आदमी से मिलता है जो बहुत बड़ा गेम डिज़ाइनर है। विंसेंट लूक को अपना गेम दिखाता है जो एक वर्ल्ड गेम होता है। विंसेंट गेम को जीतने के लिए लूक की मदद लेता है। लूक वो गेम खेलता है लेकिन वो बार बार हार जाता है और वर्ल्ड को बचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर कारा नाम की एक लेडी आती है जो विंसेंट की गर्लफ्रेंड होती है। रात में वो तीनों स्पेस देखते हैं। तभी लूक को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। एक्चुअली लूक का दिल कमज़ोर था और वो कभी भी मर सकता था। दूसरी तरफ बेकी और उसका बॉयफ्रेंड रे के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। रे एक बहुत बड़े प्रेसिडेंट का बेटा था। उसके बाद हम कारा को देखते हैं जो रे से फ्लर्ट करने लगती है। एक दिन लूक बेकी को परेशान देखता है। लूक बेकी से पूछता है कि क्या हुआ है। बेकी रोने लगती है और उससे बताती है कि रे उसे चीट कर रहा है। रे का किसी के साथ अफेयर है जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी है। उसके बाद लूक बेकी से मिलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी रे वहाँ पर आता है और लूक से कहता है कि वो बेकी से दूर रहे। उसी वक्त कारा भी वहाँ आ जाती है। तभी रे कहता है कि फ्रेडरिक नाम के आदमी ने उसे सब कुछ बता दिया है कि वो क्या करना चाहती है। एक्चुअली कारा बेकी और रे का ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए वो उन दोनों के बीच में आई थी। फ्रेडरिक का नाम सुनते ही कारा परेशान हो जाती है और वो लूक को लेकर विंसेंट के पास जाती है, लेकिन विंसेंट वहाँ पर नहीं होता है। फ्रेडरिक ने विंसेंट को किडनैप कर लिया था। लूक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी कारा लूक से सब कुछ बता देती है और उससे कहती है कि वो बेकी है जो फ्यूचर से आई है और फ्रेडरिक रे है उसका हस्बैंड और विंसेंट और कोई नहीं लूक है जो फ्यूचर से आया है। कारा बताती है कि उसने रे से शादी कर ली थी और कुछ समय बाद रे और लूक ने मिलकर एक ग्लोबल डिफेंस सिस्टम बनाया जो स्पेस में बेस्ड था। बेकी बताती है कि लूक अपने 33 बर्थडे पर मर गया था और कुछ सालों बाद रे प्रेसिडेंट बन गया। रे की वजह से दुनिया ख़त्म हो चुकी थी और कुछ ही लोग स्पेस स्टेशन में बचे थे। उनके पास खाने पीने का सामान और ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था। तभी अचानक से स्पेस में तेज रोशनी हुई। कारा बताती है कि वो दूर किसी गैलेक्सी से आए थे जिन्होंने उन्हें एक चांस दिया टाइमलाइन में वापस जाकर सब कुछ बदलने के लिए। तभी लूक कहता है कि अगर वॉर से काफ़ी वक्त पहले वो अपने 33 बर्थडे पर मर चुका था तो वो वापस यहाँ कैसे आया। कारा कहती है कि उसे ठीक से नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसे भी यहाँ वापस भेजा है ताकि वो कोडिंग करके इस वॉर को ख़त्म कर सके। उसके बाद हम फ्रेडरिक और विंसेंट को देखते हैं जो फ्यूचर रे और लूक थे। रे लूक को मार देता है। दूसरी तरफ लूक के दिमाग में सिर्फ एक ही तरीका था कि वो गेम का कोड लिखेगा ही नहीं ताकि वो दुनिया को बचा सके। लेकिन फ्यूचर बेकी के दिमाग में फ्यूचर को बदलने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था रे को मारना। फ्यूचर बेकी अपनी कार से रे को हिट करने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में बेकी आ जाती है जिसकी वजह से बेकी कार से टकरा जाती है। फ्यूचर बेकी को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो रे का गला घोंटकर उसे मारने लगती है, लेकिन तभी बेकी मर जाती है जिसकी वजह से फ्यूचर बेकी भी गायब हो जाती है और इसी के साथ टाइमलाइन भी बदल जाता है और दुनिया ख़त्म नहीं होती है। लूक ने सोच लिया था कि वो कभी भी कोड पूरा नहीं करेगा। लूक और रे के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। रे प्रेसिडेंट बन चुका था और उस रात जो कुछ भी हुआ था उससे वो चेंज हो गया था। लूक एक बात और सोचता है कि वो लाइट जहाँ से भी आई थी वो शायद एंजल्स थे। ऐसे ही लूक का 33 बर्थडे आ जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था और वो जिंदा था। और इसी के साथ आमिश की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नात्सुकी को कहानी की एंडिंग पसंद नहीं आती है
और वो आमिर से कहती है कि लूक और बेकी को एंड में एक हो जाना चाहिए था। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और नात्सुकी आमिर को किस करती है। दूसरी तरफ आन्या इलोंका से बताती है कि एक दिन वो अपने कमरे में नहीं थी, जिसे देखकर उसके मॉम डैड घबरा गए थे और उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे। लेकिन इसी दौरान उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड मर गए। आन्या इलोंका से अपने बेस्ट फ्रेंड रेड के बारे में भी बताती है। आन्या बताती है कि उसके मॉम डैड के मरने के बाद वो ड्रग्स लेने लगी थी। उसके बेस्ट फ्रेंड रेड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मानी और गुस्से में उसने रेड पर वेलेरिना वाली स्टैचू फेंककर मार दी, जिसकी वजह से गुस्से में रेड वहां से चला गया और उस स्टैचू का एक पैर टूट गया और 2 महीने बाद उसे कैंसर का पता चला। आन्या इलोंका को उस परछाई के बारे में भी बताती है जो उसने देखी थी। आन्या बताती है कि जिसका भी आखिरी वक्त आता है उसे वो परछाई दिखाई देती है और जब कोई मरता है तो वो परछाई उसे अपने साथ ले जाती है। उसी बीच आन्या रोने लगती है और इलोंका से कहती है कि वो मरना नहीं चाहती है। तभी इलोंका की नज़र अथीना की डायरी पर पड़ती है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 का नाम होता है विच। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है केविन की कहानी से, द विकेट हर्ट। केविन की कहानी में हम डस्टी को देखते हैं जो एक बार फिर किसी लड़की को मारने आया था। उसी बीच डस्टी उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। डस्टी उस लड़की को प्लास्टिक में बंद कर देता है और जैसे ही बेड पर आवर ग्लास का सिंबल रखता है उसी वक्त वहाँ पर उस लड़की का भाई आ जाता है और डस्टी उसे भी मार देता है। केविन बताता है कि डस्टी किसी को मारना नहीं चाहता था, खास करके हरमानी को, जो स्कूल में डस्टी के साथ काफ़ी अच्छी थी। लेकिन एक रात पहले उसे हरमानी को मारने का ऑर्डर मिल गया था। तभी हमें पता चलता है कि डस्टी लड़कियों को क्यों मारता है। एक्चुअली डस्टी की मोम एक डीमन से पजेस होती है और वो डीमन जब भी डस्टी को किसी भी लड़की का नाम बताता है तो ना चाहते हुए भी डस्टी को उस लड़की को मारना पड़ता है। उसके बाद सीला डिटेक्टिव के पास आती है और किलर के बारे में कहती है कि वो शायद उनकी एज का है। डिटेक्टिव कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। डिटेक्टिव सीला से बताती है कि पिछले 40 सालों से ये मर्डर हो रहे हैं और सालों से वो उस किलर को ढूंढ रहे हैं और उसे लगता है कि वो बुढ़ा हो चुका है। अगले दिन स्कूल में सीला डस्टी से डिटेक्टिव की सारी बातें बता देती है। उसके बाद सीला डस्टी से कहती है कि वो शाम को डेट पर जाएंगे। ये कहकर सीला वहाँ से चली जाती है। तभी डिटेक्टिव डस्टी से मिलने स्कूल आती है। डिटेक्टिव डस्टी से सोशल मीडिया ऐप आइसटैंड चैट के बारे में पूछती है। एक्चुअली डिटेक्टिव का मानना ये था कि वो किलर सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों को फंसाता है और डिटेक्टिव का मानना सही था क्योंकि डस्टी भी आइंस्टाइन चैट को यूज़ करके लड़कियों को फंसाता था। उसके बाद रात को सीला और डस्टी डेट पर जाते हैं। सीला और डस्टी किस करते हैं तभी डस्टी कार की विंडो पर नैन्सी की आत्मा को देखता है। उसके बाद डस्टी अपने घर पर आकर सोने जाता है। तभी उसकी मोम उसके सामने आती है और सीला का नाम लेती है, यानी अब डस्टी को सीला को मारना होगा। इसी बीच केविन अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करता है और वो कहता है कि वो आगे की कहानी किसी और दिन कंटिन्यू करेगा। उसके बाद इलोंका भी एक कहानी सुनाती है जिसका नाम होता है विच। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक इमानी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक विच थी। इमानी की मोम आज उसे दूसरी पावर के बारे में सिखाती है जो उसकी फैमिली में सभी औरतों के पास है। इमानी की मोम शक्तियों से इमानी को लेक में कुछ दिखाती है। इमानी लेक में एक बच्ची को देखती है जो आइसक्रीम खा रही होती है और एक लड़की की वजह से उसकी आइसक्रीम गिर जाती है। इमानी को समझ नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तभी इमानी की मोम इमानी को दूसरी तरफ देखने को कहती है। तभी इमानी उसी बच्ची को देखती है जो उसने लेक में देखी थी और तभी उसे पता चलता है कि वो फ्यूचर देख सकती है। इमानी आवाज़ देकर उस लड़की की आइसक्रीम गिरने से बचा लेती है और ये सब देखकर इमानी खुश हो जाती है। तभी उसकी मोम उसे दोबारा देखने को कहती है। इमानी देखती है कि उसी बच्ची की आइसक्रीम ठोकर लगने की वजह से गिर गई है। इमानी की मोम बताती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो फ्यूचर को नहीं बदल सकती है और अगर उसने फ्यूचर बदलने की कोशिश करी तो यूनिवर्स उसे पूरा करके रहेगा। तभी इमानी की मोम कहती है कि वो कभी भी रात में फ्यूचर ना देखे क्योंकि ये डेंजरस है। उसके बाद इमानी और उसकी मोम हॉस्पिटल आती है।
ईमानी की मोम एक डॉक्टर भी होती है। तभी हॉस्पिटल में एक लड़की आती है जिसे गोली लगी थी और उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी। ईमानी की मोम उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन उस लड़की की डेथ हो जाती है। वो लड़की ईमानी की उम्र की थी और ईमानी की मोम को ऐसा फील होता है जैसे वो ईमानी हो। तभी ईमानी की मोम अपनी पावर को यूज़ करके उस लड़की को ज़िंदा कर देती है और ईमानी ये सब देख रही होती है। लेकिन तभी उस लड़की को बचाने के चक्कर में ईमानी की मोम मर जाती है। फ्यूनरल के बाद ईमानी अपनी मोम की अस्थियों को लेक में डालती है। इसी बीच ईमानी अपनी मोम से किया हुआ प्रॉमिस भूल जाती है और वो रात को लेक में फ्यूचर देखने लगती है। ईमानी को लेक में एक लड़का दिखता है जिसे एक गुंडा आदमी गोली मार देता है। उसी वक्त वहाँ पर उसके फ्रेंड आ जाते हैं। ईमानी उनके साथ बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर आने के बाद वो लोग एक बेन नाम की लड़की को पिक करते हैं। तभी ईमानी उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही होता है जिसका ईमानी ने थोड़ी देर पहले लेक में फ्यूचर देखा था। उसके बाद वो लोग ड्रिंक लेने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं। बेन ड्रिंक लेने के लिए जाने लगता है। तभी ईमानी देखती है कि ये वही शॉप है जहाँ पर बेन मरने वाला है। ईमानी बेन को रोकती है क्योंकि उसे पता था कि अंदर जाने के बाद बेन मर जाएगा। ईमानी उन सबसे कहती है कि वो दूसरी शॉप पर जाकर ड्रिंक्स खरीद लेते हैं, लेकिन वो लोग ईमानी की बातों को नहीं सुनते हैं। तभी ईमानी की फ्रेंड स्कॉटी ड्रिंक खरीदने के लिए शॉप के अंदर जाती है। तभी उन्हें फायरिंग की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि एक गुंडे आदमी ने स्कॉटी को शूट कर दिया है। स्कॉटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ ईमानी बेन के साथ थी और वो दोनों रिलेशन में आ गए थे। एक दिन ईमानी बेन के साथ डेट पर जाती है। उसी दौरान ईमानी एक स्टोर में जाती है। तभी स्टोर ओनर ईमानी को वहाँ से जाने को कहती है। ईमानी को कुछ अजीब सा फील होता है। तभी ईमानी उसी गुंडे आदमी को स्टोर में देखती है। वो आदमी ईमानी को शूट करने वाला होता है। तभी ईमानी उसके हाथ पर मारती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और वो आदमी बेन पर गन पॉइंट करता है। इलोंका कहानी सुनाई रही होती है। तभी आन्या बेहोश हो जाती है। उसके बाद अगले दिन डॉक्टर स्टैंटन बताती है कि आन्या की हालत खराब हो चुकी है। उसकी बॉडी पर इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है। उसके बाद इलोंका आन्या से मिलने रिकवरी रूम में आती है। इलोंका आन्या से इमोशनली बातें करने लगती है। उसी बीच आन्या को होश आ जाता है। ये देखकर इलोंका खुश हो जाती है और डॉक्टर स्टैंटन को बुलाती है। डॉक्टर स्टैंटन आन्या को देखती है और इलोंका से कहती है कि आन्या का होश में आना अच्छी बात है, लेकिन उसकी हालत अभी भी ख़राब है। ये सब सुनकर इलोंका को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इलोंका जंगल में जाती है जहाँ पर उसे शास्ता मिलती है। इलोंका शास्ता को आन्या की कंडीशन के बारे में बताती है और साथ ही जूलिया जेन और पैरागॉन कल्ट के बारे में भी बताती है। शास्ता इलोंका को एक रिचुअल के बारे में बताती है जिससे वो आन्या को बचा सकते हैं। तभी इलोंका शास्ता की कलाई पर आवर-ग्लास का सिंबल देखती है जो पैरागॉन कल्ट की तरह था। शास्ता इलोंका से कहती है कि ये सिंबल पैरागॉन से भी बहुत पुराना है। उसके बाद शास्ता इलोंका को अपना खून देती है क्योंकि रिचुअल के दौरान उन्हें 5 लड़कियों के खून की ज़रूरत होगी, क्योंकि ब्राइट क्लिफ में आन्या को छोड़कर 4 लड़कियां थी और अब शास्ता को मिलाकर वो 5 हो गई थी, जो 5 ग्रीड गॉडेस सिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। इलोंका रिचुअल के बारे में सबको बताती है और उन्हें रिचुअल करने के लिए मना लेती है, लेकिन सेंड्रा रिचुअल करने के लिए मना कर देती है। उसके बाद रात में सेंड्रा को एक सपना आता है जिसमें इलोंका और वो उसी सीक्रेट बेसमेंट में होती है। सेंड्रा देखती है कि इलोंका की आवाज़ चली गई है। इलोंका क्लैप करती है और अपना पैर ज़मीन पर मारती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। तभी सेंड्रा देखती है कि इलोंका के आसपास घोस्टली फिगर आ जाते हैं और इलोंका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सेंड्रा डर के मारे उठ जाती है। उसके बाद इलोंका आन्या को उठाती है और उसे सीक्रेट बेसमेंट में ले जाती है। तभी वो देखती है कि किसी ने ज़मीन पर डोंट लिखा है, जिसका मतलब था कि वो लोग रिचुअल ना करें। तभी एलिवेटर से बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद वो सब सर्कल बनाकर बैठते हैं और रिचुअल स्टार्ट करते हैं। तभी अचानक से एलिवेटर ऊपर जाने लगता है। उन लोगों को लगता है कि शायद किसी ने उन्हें यहाँ पर आते हुए देख लिया है। तभी एलिवेटर वापस नीचे आने लगता है और वो देखते हैं कि उसमें सेंड्रा है। सेंड्रा भी उन सब की रिचुअल में मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है।
उसके बाद वो सब मिलकर रिचुअल स्टार्ट करते हैं और 5 ग्रेट गॉडेस सिस्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो आनिया को ठीक कर दे। उसके बाद वो सब एक एक करके अपनी फेवरेट चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं और साथ ही वो ब्लड सेक्रीफाइस भी करते हैं। वो लोग अपने ब्लड को आग में और पानी से भरा एक बोल में डालते हैं और आनिया के माथे पर भी लगाते हैं। ये सब देखकर आनिया इमोशनल हो जाती है। तभी इलोंका शास्ता का भी खून आग में डालती है और कहती है कि उन्हें 5 बहनों और 3 भाइयों के खून की ज़रूरत थी। इलोंका उस बड़े बोल का पानी आनिया के ऊपर डालती है। उसके बाद वो सब अपनी आंखें बंद करके उन 5 ग्रेट गॉडेस सिस्टर का नाम लेते हैं और आनिया को ठीक करने को कहते हैं। तभी आनिया की नज़र छत पर पड़ती है जहाँ पर वो उसी काली परछाई को देखती है। वो काली परछाई आनिया पर अटैक कर देती है और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, ये थी द मिडनाइट क्लब सीरीज़ के 4, 5, 6 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। बाकी के लास्ट एपिसोड 7, 8 और 9, 10 की एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।